बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी, हाजिर हूं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते के साथ। आज एक और रास्ता लेकर आप तमाम के दरमियान हाजिर हैं। वो रास्ता हमारे स्कूल के बाद खुलता है, क्योंकि जब स्कूलिंग हो जाती है तो हम लोग सोचते हैं अब कॉलेज की तरफ जाना है। कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो आज क्यों ना यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लें, खासकर वो यूनिवर्सिटीज़ जिसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसमें एडमिशन लेना और इसमें पढ़ाई करना एक अलग लेवल होता है। इसमें पढ़ाई करने का मज़ा भी बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें हर तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, नया एक्सपोजर होता है, नए लोग होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए आइए हम मुलाकात करते हैं और शो पर इस्तकबाल करते हैं फैकल्टी मैथ्स एलएन ब्रांच जनाब SM रज़ा सर से। सलामुन अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका इस शो पे। और पिछले सिलसिले से आगे बढ़ते हुए कि स्कूल हम लोगों ने बताया 12th तक, बेहतरीन स्कूल बताया, केंद्रीय विद्यालय बताया, आर्मी पब्लिक स्कूल बताया, सैनिक स्कूल बताया, और अभी आपने प्रीवियस वीक आपने प्रोग्राम कराया जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। अब बात आती है कि अच्छी एजुकेशन अगर आपको हायर लेवल पे लेनी है तो आप कहाँ जाएं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, जिनमें कुछ बड़े नुमाया नाम है हिंदुस्तान में। जी, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, देखें कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के नेम मैं ले रहा हूँ आपके सामने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अच्छा ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU आप देख लें, और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट के नाम पे रखी गई है। सो जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं आज, उसमें आप दाखला कैसे लेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग पहले से बात कर रहे हैं कि नई पॉलिसी आ रही है और आने वाले वक्त में ये पॉलिसी एजुकेशन में कम्प्लीटली अप्लाई हो जाएगी और पहले से चीज़ें बहुत बदल के आएंगी। कोशिश क्या की जा रही है, कोशिश ये किया जा रहा है कि 1 नेशन 1 टेस्ट आपका हो जाए। कुछ तो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज में अगर दाखिला लेना है तो पूरे हिंदुस्तान में एक अकेला टेस्ट रह गया है, नीट। अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना है, कुछ स्टेट अभी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ हैं, कुछ अदरवाइज जो एग्ज़ाम है साजिद साहब वो है JEE। अब होता क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो मेन जो लाइन है वो ये है कि कोशिश किया जाए कि जिस स्ट्रीम के जितने भी कॉलेज इंडिया में है उसका एक टेस्ट हो, ताकि एक बच्चा दीगर टेस्ट 50 टेस्ट की तैयारी ना करे एक टाइम में। सपोज कीजिए कि मेरी एक साथ ख्वाहिश ये है कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का भी एंट्रेंस दूं, और सपोज कीजिए कि मुझे कर्नाटका में कोई टॉप यूनिवर्सिटी है उसका भी मुझे टेस्ट देना है, और दोनों के टेस्ट के दरमियान अगर 2 दिन का गैप हो तो आप देखें, अगर मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल का हूँ तो पहले मैं दिल्ली आऊँगा, फिर यहाँ से टेस्ट दे के भागूंगा कर्नाटका और फिर वो टेस्ट देना। दोनों के टेस्ट की अलग अलग मैं तैयारी करूंगा, हो सकता है पेपर के पैटर्न में डिफरेंस हो। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि 1 नेशन। अच्छा अभी है नहीं, मतलब फ्यूचर में होगा ऐसा आने वाले टाइम में इंशाल्लाह 2022-23 का जो सेशन आने वाला है उसमें ये चीज़ अप्लाई करने की पूरी प्लानिंग चल रही है कि जितने भी बेहतरीन जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, इंटीग्रेटेड जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो, और पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने सारे कोर्सेज हैं, खा वो ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में हो, खा वो कॉमर्स के फील्ड में हो या साइंस के फील्ड में हो, उनके लिए एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट प्रपोज किया जाए। बच्चा उस टेस्ट को क्वालिफाई करे, मेरिट लिस्ट में आए, और उस मेरिट लिस्ट में आने के बाद से कॉलेज का ऑप्शन ले। जैसे NITs के लिए आपके पास ऑप्शंस आते हैं और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको आपका चॉइस और आपका कॉलेज मिले। ओके जी, ऑलराइट सर, सवाल तो बहुत सारे हैं। जब हमारे पास स्टेट की यूनिवर्सिटी मौजूद है, खुद हमारे स्टेट में होती है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की क्या ज़रूरत है हम लोगों को? आप ऐसे समझ लें साजिद साहब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऐसा अदारा है जिसमें तकरीबन सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे आप तो आपको जनरली क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में आपको साइंस कॉमर्स आर्ट्स के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एंड PG कोर्सेज आपको मिलते हैं। लेकिन जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे आप तो ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस के ये सारे कोर्सेज तो मिलेंगे, इसके अलावा अप्लाइड कोर्सेज भी आपको मिलेंगे, इंटीग्रेटेड काइंड के कोर्सेज भी मिलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पर्टिकुलर जो स्टेट के बच्चे होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन होता है, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वो ऑल इंडिया लेवल पे उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो हर स्टेट का बच्चा वहाँ पे जाके
पढ़ सकता है। लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया, खा मैं महाराष्ट्र का हूँ, खा मैं बिहार का हूँ या यूपी का हूँ, कहीं का भी हूँ, मैं उसका एंट्रेंस क्वालिफाई करके आराम से वहाँ दाखिला ले सकता हूँ। लेकिन अगर वही कोई स्टेट की यूनिवर्सिटी होगी तो वहाँ से स्टेट के लिए रिजर्वेशन ज़्यादा होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया लेवल पे अपने एडमिशन्स को लेगी। ओके जी। ओके सर, इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है तो शायद इसमें से डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाए कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो अगर देखा जाए इंडिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए? अगर रैंकिंग वाइज देखेंगे साजिद साहब तो 10 नाम मैं आपके सामने रखूंगा। ओके। सबसे पहली जो चॉइस बच्चों की होती है, ज़्यादातर बच्चों की, वो होती है JNU दिल्ली की। ओके। पहली प्रायोरिटी होती है। JNU के बाद बच्चे ट्राई करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर ट्राई करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, अच्छा, मुंबई यूनिवर्सिटी, फिर ट्राई करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर ट्राई करते हैं BHU, फिर ट्राई करते हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी, फिर ट्राई करते हैं कर्नाटका यूनिवर्सिटी। तो एक प्रेफरेंस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी आप चले जाएं तेलंगाना में, तो एक प्रेफरेंस बनी हुई है। तो 10 यूनिवर्सिटी जो टॉप की हैं उनका नाम हमने बताया। अब क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज बड़े मशहूर हैं, जैसे आपने सुना होगा मास कम्युनिकेशन करना है तो जामिया मिलिया इस्लामिया प्रेफरेंस है। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना है तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर है। अगर आपको लॉ के कोर्सेज या ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज करने हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है। तो इस तरह से हर यूनिवर्सिटी के कुछ अपने अपने स्पेशल कोर्सेज हैं जो बहुत ही मशहूर हैं। जैसे अगर आपको लिटरेचर या हिस्ट्री के साइड निकलना है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत ही मशहूर है। तो हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने कुछ कोर्सेज हैं जो मशहूर हैं। जैसे आप BHU चले जाएं, वहाँ पे एग्रीकल्चर साइंसेज बहुत ही बेहतरीन वहाँ का कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी वहाँ की है। तो हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा है इन लोगों के दरमियान। अदरवाइज जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सारे कोर्सेज अपने आप में अनपैरेलल हैं। ओके जी। मेरे ख्याल से जो हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जी, तो अब लोग सोच रहे होंगे कि जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है या हमें मास्टर की तरफ जाना है, तो ये सब के लिए प्रोसीजर क्या होगा? अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या क्वालिफिकेशन, क्या परसेंटेज की ज़रूरत होगी? अब मुझे जाना अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो उसके लिए 12 तो आपको पास करना है ना। पहले 60% जनरल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए 12th में, और जो OBC हैं 50 और जो SC ST हैं वो 40% 12th में मार्क्स होना चाहिए। अब जनरली पहले क्या होता था साजिद साहब कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर आपको दाखिला लेना होता था तो जो एडमिशन होता था वो 12th के मार्क्स के बेस पे होता था जी। लेकिन अब आने वाले टाइम में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस का सहारा लेना पड़ेगा, और उसी एग्जामिनेशन का नाम होगा CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। ओके। तो अब आपको एंट्रेंस के थ्रू जाना होगा इन कॉलेजेस में सारे कोर्सेज को ऑप्ट करने के लिए। पहले क्राइटेरिया क्या होता था? मार्क्स पे। अब यहाँ पर एक बात और मैं कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जब साजिद साहब हम लोग बयान करते हैं तो बड़ा सरप्राइज होता है कि 99%, 97% पे ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के कोर्सेज खत्म हो जाते हैं, जिसको इतनी अहमियत हम लोग नहीं देते हैं। तो अब जनरली एक बच्चा है जो टैलेंटेड है और 12th में किसी वजह से उसके मार्क्स नहीं आ पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे कॉलेज में जाने से महरूम रह पाएगा। अगर आपके 60% मार्क्स हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप एंट्रेंस का सहारा लें, अपने पोटेंशियल को शो करें और वहाँ सीट लें आप। ओके जी। तो मतलब सेफर जोन की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल हमारा 12th में अच्छा परसेंटेज रहा है तो परसेंटेज हमारा क्राइटेरिया नहीं रहेगा, हमें CUCET टेस्ट देना ही है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ओके, लाइक हमें जैसा JEE मेंस और नीट वगैरह इसके लिए भी एग्जैक्टली। पर आपने इससे पहले भी कहा था कि वन नेशन वन टेस्ट की पॉलिसी आने वाला है, तो CUCET क्या है फिर? CUCET ये सिंपल ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए टेस्ट होगा। JEE जो है वो इंजीनियरिंग के लिए वन नेशन वन टेस्ट हो जाएगा, मेडिकल स्ट्रीम के लिए वन नेशन वन टेस्ट नीट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरे कोर्सेज हैं लाइक ह्यूमैनिटीज के कोर्स हो गए, कॉमर्स हो गया, BCom, BA, BSc, MA, MCom, MSc के जो कोर्सेज होंगे उनमें दाखिला लेने के लिए आपको इस तो क्या ये भी आगे चल के चेंज हो जाएगा, फिर एक ही टेस्ट रहेगा और एक ही प्रोसेस रहेगा? या डेफिनेटली इन कोर्सेज के लिए ये टेस्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग और के लिए हमेशा JEE मेंस और JEE एडवांस रहेगा, और आपका मेडिकल साइंस में जाने के लिए एक ही टेस्ट रहेगा, दैट इज नीट। तो वो स्ट्रीम अलग है, ये स्ट्रीम अलग, और अंडर ग्रेजुएट एंड PG कोर्सेज में ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स के लिए जो टेस्ट होगा वो CUCET हो जाएगा। तो आगे चलकर भी कुछ असर होने वाला है हमारी लाइफ में, हमारे करियर पर, अगर हम CU से करते हैं
और या अगर स्टेट लेवल से करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करते हैं जी, तो क्या इसका प्रभाव अलग आएगा? देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना एक क्रेज़ है, नो डाउट एट ऑल, उनके अपनी एक रैंकिंग है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जनरली आपको अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज करके निकलते हैं, आप देखेंगे जो अच्छे कॉलेज के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्लेस कर लेते हैं। अदरवाइज उनके जहन में पहले से बैंक पीओ, डिफरेंट कैटेगरी के सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक्सपोजर क्योंकि अच्छा मिलता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे वहाँ पहुँचते हैं। जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी, जो पहला जो क्वेश्चन आपने राइज किया कि स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एक्सपोजर ऐसा मिलेगा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, टैलेंटेड बच्चों का वहाँ पे पूल होगा, क्योंकि सारे बच्चे किसके थ्रू आएंगे? वाया एंट्रेंस। तो एक्सपोजर आपके अंदर बेहतरीन होगा। और जाहिर सी बात है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं वो आजकल के कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं। अब आप देखें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स मिल जाएगा, लॉ के कोर्सेज मिल जाएंगे, बीएड के इंटीग्रेटेड कोर्स मिल जाएंगे, सारे जितने भी नए नए कोर्स डेवलप होंगे सारे कोर्सेज वहाँ पे आपको अवेलेबल होते जाएंगे। सीट अवेलेबल क्या होती है सर? देखिए जनरली कॉलेज में तो सीट्स, जैसे आप जाएंगे किसी भी कॉलेज में आप ले लें, अगर साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों की स्ट्रीम है तो जनरली अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 600-700 सीट्स हो जाती हैं, पीजी कोर्सेज में 200-300 सीट्स हो जाती हैं। तो सीट्स जैसे पहले से चली आ रही हैं, सीट्स वैसी होंगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है तो एक सिंगल टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। ओके, सिंगल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और फीस के लिए क्या, मतलब फीस का प्रस्ताव क्या है यहाँ पे? साजिद साहब, फीस तो इतनी सस्ती होती है जैसे बिकॉज कोई अगर कोर्स हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना है जी तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, अच्छे खासे पैसे देने पड़ते जाहिर सी बात है। लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर वही ग्रेजुएशन वगैरह करना है तो फीस इसकी वही है कि कुछ और है? देखिए हम लोग तो बार बार जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देते हैं। बच्चों से कह रहा हूँ, खासतौर से कभी बैठिए तो गूगल ज़रूर कीजिए और देखिए, पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं, किसी भी कोर्स में, बीए आपने ऑनर्स लिया, 2000 से ज़्यादा सालाना फीस नहीं होगी उसकी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम जो फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होता है। ओके, तो इसलिए वहां पे फीस स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। याद है ना, हमने बताया था कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली की एक साल की फीस 1650 रुपये है। ओके, कहाँ एमबीबीएस डॉक्टर आप कर रहे हैं, बन रहे हैं। तो जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वहाँ गवर्नमेंट का फंड होता है, उसकी वजह से वहाँ की फ़ी काफ़ी कम होगी, तो नॉमिनल फ़ी होगी। ओके जी। लेकिन जब अभी जैसा आपने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे और स्टेट के लोग आते होंगे, तो रेसिडेंशियल प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो क्या यूनिवर्सिटी ये भी प्रोवाइड करती है? या ऑफ कोर्स, मैक्सिमम आप यूनिवर्सिटी देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें हॉस्टल होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है, जामिया मिलिया इस्लामिया में हॉस्टल है, जवाहरलाल नेहरू तो यूनिवर्सिटी क्या में हॉस्टल ये है। मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर वालों के लिए भी हॉस्टल है? यस ऑफ कोर्स। अब उसमें हम क्या लोग होता है, हॉस्टल नॉर्मली स्कूलिंग के लिए ज़्यादा फेमस है। हॉस्टल वहाँ भी है, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल होता है वैसे यहाँ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हॉस्टल हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के अपने कैंपस में बहुत सारे उनके हॉस्टल्स हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में बहुत सारे हॉस्टल हैं, जेएनयू में अपने उनके बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं और हॉस्टल की कैपेसिटी कम होती है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि फिर बाहर के स्टूडेंट को प्रायोरिटी देते हैं। सपोज अगर मैं दिल्ली का हूं और मैंने जेएनयू में एडमिशन ले लिया और मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया, तो मेरी जगह पे उस बच्चे को प्रेफरेंस मिलेगा जो दूसरे स्टेट का होगा या बाहर का होगा और जेएनयू में उसने एडमिशन लिया होगा। तो हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद है और बहुत नॉमिनल प्राइस पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा एडमिशन ग्रेजुएशन के लिए हो गया है जी, तो अब मास्टर के लिए भी वापस से मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है या इंटरनल वालों को पहले एडमिशन दिया जाएगा? डेफिनेटली सर। यहाँ देखिए अच्छी बात आप कर रहे हैं। आगे चल के जब आप नेक्स्ट कोर्स पे जाएंगे, सपोज अगर हमने बीए कर लिया, बीए के लिए हमने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, मुंबई यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन ले लिया, अब उसके बाद हमको मास्टर्स करना है। अगेन आने वाले टाइम में ये होने जा रहा है कि फिर आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा और तब मास्टर्स में आपको दाखिला मिलेगा, चाहे आप इंटरनल हो या एक्सटर्नल। तो आगे से आपको हमेशा अटेंटिव रहना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपको सहारा लेना पड़ेगा। ओके जी। टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं? तकरीबन 54 के आसपास अभी इनके नंबर्स आ रहे हैं। ओके। और आने वाले टाइम में और भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आएंगी और नए नए कोर्सेज के साथ आएंगी, तो आप तैयार रहें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जी सर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना Right, है या sir. कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना है, राइट। तो हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? देखिए क्या होगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो अब ये बच्चों को समझ लेना है कि आगे किसी भी एंट्रेंस में जाएं। सिर्फ 2 एंट्रेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें नीट और जेईई, इनको अगर आप हटा दें जी। तो ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा साजिद साहब जिसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ना आए एग्जाम में। सो पेरेंट्स से मैं कह रहा हूँ, बच्चे छोटे अगर आपके हैं तो अभी से मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की तैयारी आप कराना शुरू करें। तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग साजिद साहब हर हाल में आएगी। ओके। इसके अलावा इंग्लिश ऑब्वियसली होना है, इंग्लिश का टेस्ट होगा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड,
ग्रामर वगैरह होगा। और अब जो आपने जो सबसे अहम बात रखी है कि हमको हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो हमारा जो पेपर आएगा उसमें हिस्ट्री से भी ताल्लुक रखने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सपोज अगर हमको केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो अब जो मुझे पेपर मिलेगा उसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश, ये तो कॉमन होगी, ठीक है। जीके भी उसमें आ सकती है। एडिशनली केमिस्ट्री की नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए अप टू 12th। अगर मुझे बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, जिस कोर्स में आपको दाखिला लेना है उस सब्जेक्ट से भी अटैच क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कॉमन होगा, इंग्लिश कॉमन होगा, जीके भी आ सकती है। ओके जी, चलिए, ये सब कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, कोई अलग से नहीं आएगा और हमारे पोर्शन का ही हिस्सा होगा। ओब्वियसली। ओके, तो जैसे हम लोग नॉर्मली देखा जाता है कि एनसीईआरटी की बात करते हैं, तैयारी के लिए बात करते हैं, तो इसमें कोई ऑफिशियल बुक या नोटबुक ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसके जरिए ही एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं? देखेंगे साजिद साहब, वन नेशन वन टेस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, आहिस्ते आहिस्ते चलने के बाद आप देखेंगे कि सिलेबस भी वन नेशन वन सिलेबस हो जाएगा स्कूल लेवल पे भी, यानी 12th लेवल तक भी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ आईसीएसई का स्लाइड थोड़ा सा सीबीएसई से सिलेबस डिफर करता है, अदरवाइज सारे स्टेट बोर्ड का भी सिलेबस तकरीबन सीबीएसई के पैरेलल आ चुका है। ओके। और सारे बोर्ड्स एनसीईआरटी के करिकुलम को फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा सीबीएसई और आईसीएसई का डिफरेंस है। सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करती है, डिफरेंट स्टेट भी तकरीबन कहने के लिए स्टेट बोर्ड है, अदरवाइज जो उनका करिकुलम है वो एनसीईआरटी के पैरेलल यानी सीबीएसई के पैरेलल चल रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी पे बेस सारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन आना है। और यहाँ पर एक बड़ी नफसियाती बात मैं रख रहा हूँ। सपोज करें कि मैंने महाराष्ट्र बोर्ड से अपने बच्चे को 12th कराया और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला दिलाना है और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, तो हमारे बच्चे से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो उसने 12th तक नहीं पढ़ा होगा। ओके, ये तो एक अच्छी बात है, अदरवाइज तो हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये डिस्पैरिटी नहीं होगी। तो जो सेंट्रल लेवल पे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात पे, सारे सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन का जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस ऐसा रखा जाता है जो कॉमन टू ऑल बोर्ड्स हो, ताकि किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफी ना हो सके। उसे ये ना लगे कि मैंने इस बोर्ड में पढ़ाई किया और मुझसे ऐसा सवाल पूछा गया जो इस बोर्ड के करिकुलम का पार्ट था ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि जो बोर्ड्स होंगे वो फिर डाउन होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए नीट का सिलेबस हो, जेईई का सिलेबस हो, क्लैट का सिलेबस हो, आने वाले टाइम में सीयूसीईटी का सिलेबस होगा, वो कॉमन टू ऑल बोर्ड्स रखा जाएगा। तो जिस क्लास में आप हैं अपने क्लास के सिलेबस को खूब आराम से और तह तक जाके पढ़ने की कोशिश करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये CU की हम लोग ने बात किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, और इसमें एडमिशन के लिए जो प्रोसेस सर ने बताया है बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और आई गेस इसमें एडमिशन अगर आप लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके। लेकिन अब कुछ और भी सवाल है सर जो जनरल हम लोग करते हैं, डिस्कस करते हैं अपडेट के बारे में। सीबीएसई का एग्जाम हो चुका है, पार्ट 1 जैसा आपने बताया था, पार्ट 1 पार्ट 2 दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सैम की तरह, सैम 1 सैम 2। तो अभी पहला तो हो गया, अभी दूसरा आने वाला है मार्च या अप्रैल, अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है, डेट क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात बताएं हमारे बच्चों को, क्या तैयारी करना है उसके लिए। सही सब देखें, इसमें एक बात और जो रह गई थी, जो अहम बात, उसको मैं जोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि 12th का एग्जाम देने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हमको एक चांस मिलता है जी। अगर फॉर्म हम नहीं भर पाए तो हमारा पूरा साल बर्बाद। लेकिन आने वाले टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ खास जो खूबियां आ रही हैं, जब मैंने CUCT के बारे में आपको बताया, ये साल में टेस्ट कितनी बार होगा? 2 बार। अच्छा, 2 बार होगा। ओके। तो अगर आप एक बार मिस कर गए तो कोई दूसरी बार दे सकते हैं। तो 6, इसका मतलब हर 6 महीने पे एक बार आप टेस्ट दे सकते हैं, और दोनों स्कोर में जो बेस्ट स्कोर होगा उस स्कोर के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन, अपनी सीट को क्लेम कर सकते हैं। तो एक इंसान कितनी बार दे सकता है? 1 या 2 और या फिर मतलब 4 बार? नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी फिर मैटर साल करेगा? में तो जनरली क्या होता है साजिद साहब कि 2 बार आप दे सकते हैं। और होता क्या है कि बच्चे कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करते हैं, तो 12th किया तो नेक्स्ट ईयर आपको ग्रेजुएशन तो शुरू करना ही करना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू करना ही करना है, तो उस साल आपको 2 बार चांस मिलेगा। अगर पहले चांस में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल पाई तो आप दूसरे वाले चांस में अच्छी यूनिवर्सिटी में क्लेम कर सकते हैं। तो बेहतर है। बात आपने बहुत अच्छी रखी अपडेट्स की। तो तमाम बच्चों के लिए कह रहा हूँ, अगर आपने CBSE का पहला टर्म दिया है और अच्छा गया है तो ध्यान रखें सेकेंड टर्म की भी आपको तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से शुरू कर देनी है। और ये एग्ज़ाम मार्च से शुरू होगा और अप्रैल में जाके ख़त्म होगा। और हम लोगों ने पहले पैटर्न भी बताया था
कि सेकंड वाला जो एग्ज़ाम है वो प्रपोज ऐसा किया जा रहा है कि इसमें सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन भी होंगे, लिखने का भी ऑप्शन आएगा। और अच्छी बात तो ये कि आहिस्ते आहिस्ते स्कूल खुल भी रहे हैं सारे स्टेट में, तो आप ये माने कि सेकंड टर्म का एग्जामिनेशन आपको सेंटर पे जाके देने का मौका मिलेगा। इसके लिए अल्लाह से दुआएं भी हैं। तो एग्जामिनेशन में थोड़े से क्वेश्चंस पहले वाले पैटर्न से अलग आएंगे, ऑब्जेक्टिव जरूर होंगे लेकिन सब्जेक्टिव नेचर के भी क्वेश्चंस होंगे, मार्किंग स्कीम भी थोड़ी सी अलग होगी। तो जितना सिलेबस आपके सेकंड टर्म का है खूब अच्छे से तैयारी आप करें और फर्स्ट टर्म में जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करें। तो जो फर्स्ट टाइम में तैयारी की थी जो सब्जेक्ट की, उसे अब करना नहीं है, एकदम जो नहीं चैप्टर करना। थे हमारे वो अब नहीं उसको टच नहीं करना है। कर सकते। जो बाकी बकिया चैप्टर बचे हुए हैं उन्हें ही पढ़ाई करना है। बाकी टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। तो कितनी सहूलत दी जा रही है। यानी अगर 12 होंगे टोटल चैप्टर किसी सब्जेक्ट में तो 6 हो चुके हैं, 6 की तैयारी करनी 6 की तैयारी करनी है। तो जो 6 आपके बचे हुए हैं उन पे खूब अच्छे से फोकस कीजिए और पिछले वाले एग्जामिनेशन की जो कमी थी उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। तो टोटल मार्क्स जो आएगा सर वो जैसा आपने बताया कि टर्म 1 टर्म 2 को प्लस किया जाएगा फिर आउट ऑफ 100 ऐसा। ऑब्वियसली पहले वाले टर्म का 40% और दूसरे वाले एग्जामिनेशन टर्म का 60%, इन दोनों को क्लब करके तब जाके आपका वो रिजल्ट बनेगा। और उसमें हम लोगों ने एक कंडीशन भी बताई थी कि अगर दूसरे वाले टर्म में सपोज कोविड आ गया और आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया और पहला वाला एग्जाम ऑफलाइन दिया तो दोनों का वेटेज 50-50% कर दिया जाएगा। और अगर दूसरा वाला एग्जाम आपने ऑफलाइन जाके एग्जामिनेशन सेंटर पे दिया तो टोटल स्कोर का 60% और पहले वाले टर्म में टोटल स्कोर का 40%, इसको मिला के आपका रिजल्ट बनेगा। जी तो चलिए ये अपडेट है सीबीएसई के लिए जी। और अपनी तैयारी आप करें। बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम दिन बचा है, देखा जाए तो हार्डली 1 महीना 2 महीना या 45 डेज के आसपास है। बहरहाल ये बोर्ड है तो बोर्ड की तैयारी जमकर करना ही चाहिए जी। अब हम लोग को ऐसा भी सुनने में आ रहा है, कुछ न्यूज़ आ रही है कि आईटी का भी सिलेबस कुछ बदलाव किया जाएगा। जी। तो ये क्या सच है या इसमें क्या कमी है? देखिए आईटी ने कितना पहले अवेयर किया है बच्चों को। फिजिक्स के सिलेबस में कुछ तब्दीली आई है, कुछ मैथमेटिक्स में भी तब्दीली आई है और कुछ केमिस्ट्री में भी तब्दीली आई है। और किन बच्चों के लिए आई है? जो बच्चे 2023 में आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे। देखिए आपको 2021 में बताया जा रहा है तो आपके लिए कितना सफिशिएंट टाइम है। सिलेबस जो चेंज किया जा रहा है वो पहले आपको अवेयर कराया जा रहा है, रातों रात आपको बताया नहीं जा रहा है। तो कुछ इंडक्शंस हुए हैं, कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कुछ चैप्टर लाए गए हैं। इसलिए जो बच्चे आईआईटी के एस्पिरेंट हैं, जो आईआईटी में दाखला चाहते हैं, उनको एक बार आईआईटी की साइट पे जाके ज़रूर अपडेट इन सिलेबस फॉर आईआईटी जेईई एडवांस एग्जामिनेशन 2023 को देख लेना चाहिए। चेंज आए जरूर देखिएगा इसको। तो पूरा बदला नहीं गया है, कुछ चैप्टर ही बदले गए, कुछ चैप्टर ऐड किए गए हैं और कुछ को डिडक्ट भी किया गया है, हटाया भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, बल्कि नहीं, वो भी अभी नहीं, मतलब अगले साल के लिए है। 2023 में जिन बच्चों को एग्जाम देना है जी। तो मतलब जो 2023 में देंगे तो वो 2022 में अभी वो 11th में आए होंगे और 2022 में 12th में होंगे, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी उसी की करना पड़ेगा। जी। तो अभी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नया चैप्टर आया है और कौन सा पुराना चैप्टर डिलीट मतलब इसी साल ये हो गया है, चैप्टर ऐड हो गया है जी। इन्फॉर्मेशन आईआईटी की साइट पे ऑलरेडी अपडेटेड कर दी गई है, आपको साइट विजिट करके देख लेना चाहिए। ओके जी। ऑलराइट सर, काफी कुछ आपने बता दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बात कर लिया। इससे पहले हम लोग ने जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बात किया था। आने वाले दिन में भी कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप व्यूवर्स तक पहुंचाएं, जिससे कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को मिलता है और एक इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी होता है। नो डाउट ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे इंडिया में। जी। अब देखिए ना, बहुत सारे लोगों से जब आपकी भी बात होती होगी तो फ़ी की वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं जी, और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं। तो ये सब सारे जो गवर्नमेंट ने जितने सारी यूनिवर्सिटीज़, जितने सारे अच्छे स्कूल्स के ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए डेवलप किया है, उसके बारे में जानकारी वक्त से आप लें जी, बिल्कुल, और कदम बढ़ाएं उस तरफ, कोशिश करें। जवाहर नवोदय विद्यालय तो मैं ज़रूर कहूँगा जितने बच्चे, जिनके बच्चे अभी 5वीं क्लास में हैं या 4थी क्लास में भी हैं, 6ठी क्लास के लिए उनको ज़रूर तैयार कीजिए। अगर आपके बच्चे को वहाँ दाखिला नहीं भी कराना साजिद साहब, तब भी मैं कहता हूँ कि उस एंट्रेंस के आप अंदर उसको ज़रूर बिठाएं ताकि उसको इस छोटी एज में एंट्रेंस का पता चले कि एंट्रेंस होता क्या है। एडमिशन कराना ना कराना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाद में आप डिसीजन लेंगे, लेकिन कम से कम एंट्रेंस में बिठाइए ज़रूर जी। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग आपके साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कहीं पर अगर कुछ रुकावट आ जाती है तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह। आप पूछ सकते हैं, आपको हम लोग गाइड कर सकते हैं, शायद थोड़ा मदद भी कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपना करियर संवार सकते हैं जी। सर, आजकल एक मैसेज भी वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, मार्क स्टार्स 2022, तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दें, क्योंकि ये
मौलाना कल्ब सादिक साहब मरहूम के याद में किया गया है इसको और आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर एजुकेशन पे फोकस किया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये टैलेंट क्या है और किस तरह से इसे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अल्लाह डॉक्टर कल्ब सादिक साहब के दर्जात को और बुलंद फरमाए। पूरी ज़िंदगी एजुकेशन पे काम किया है कौम के लिए। बिल्कुल। तो उनके नाम पे ही ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और ख़ास तौर से जो बच्चे अभी 10th में हैं, जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ऐसे बच्चे जो आगे चल के JEE या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा गया है। और जो बच्चे में क्वालिफाई करेंगे और एक रैंक आएगी, उन बच्चों को एक नॉमिनल रेट पे और कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लॉजिंग, फूडिंग एंड कोचिंग का प्रोग्राम ये लोग अवेलेबल कराएंगे। तो बड़ी अच्छी मार्क स्टार है ना, राइट? जी, मार्क स्टार, जी मौलाना कल्ब सादिक साहब के नाम पे है। तो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आपको किसी एंट्रेंस देने और वहाँ दाखिला लेने में कभी भी कोरिलेशन नहीं देखना चाहिए। आपको दाखिला नहीं भी लेना तब भी आपको एंट्रेंस देना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड कराएं, बच्चे को एक्सपोजर दें। उसके बाद जब वो क्वालिफाई कर जाता है तो आप देखें, एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर मौका मिलता है तो अपने बच्चों को ज़रूर आप भेजें। मैं चाहता हूं कि डेट्स वगैरह एक बार आप स्क्रीन पे ज़रूर पेरेंट्स को बता दें। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है जब आपको अपना फॉर्म भरना है, वो 16 जैन है जी 2022। और जो एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो 13 फ़रवरी को होगा जी 2022 को जी। तो आई थिंक ये एक मौका है, आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट कर सकते हैं www.makstars.in पर। यहाँ पर आप जाएंगे, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओलंपियाड फॉर JEE एंड नीट एस्पेरेंट के लिए है। फ्री कोचिंग विल बी ग्रांटेड टू मैक स्टार्स टॉपर्स को। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक ये आपको अवेल करना चाहिए, श्योर करना चाहिए। और मैंने बार बार कहा है, एग्जामिनेशन में ज़रूर आप अपने बच्चों को बिठाएं। जो बच्चे अभी इस बार 10th में है उनके लिए है। और साजिद साहब ने लास्ट डेट भी बताई है, और फरवरी के महीने में एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और कोविड को देखते हुए ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन रखा गया है। तो घर पे बैठ के आपको इस एग्ज़ाम को देना है, टॉपर बने। और ये जो आपको फैसिलिटी दी जा रही है, इसको अवेल करें फॉर JEE एंड नीट प्रिपरेशन। आई थिंक इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, ज़रूर जी। क्योंकि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, साथ ही इसके साथ और भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप पूछें और इसके लिए अप्लाई करें। कितनी प्रॉपर एक चेंज जुड़ती जा रही है। आप अच्छी एजुकेशन कम पैसों में कैसे मिल सकती है, एक सीरीज आप लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। कैसे केंद्रीय विद्यालय जाना है, कैसे जवाहर नवोदय विद्यालय जाना है, कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है, और कैसे JEE एंड नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी आपको करनी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप इसको अवेल करें। सर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। तो जी हाँ नाज़रीन, आपके पास अगर कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो सवाल आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए 9619667578। साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।